मॉड्यूल डी की शुरुआत है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल डी, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूज की और एथिक्स की। वैल्यूज का मतलब होता है कि हमारे जीवन में किन्हीं चीज़ों का जो मूल्य होता है वो, और दूसरा होता है आपका एथिक्स। बेसिक वैल्यूज जो होती है ना, वो हमारे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसके कोर में होती हैं, कि भाई वो अपनी चीज़ों को बोलते हैं ना कि ये मेरी लाइफ की ये वैल्यूज हैं, मैं इनको बचपन से लेकर के चल रहा हूँ, मैंने अपने माँ बाप से या मैंने अपने समाज से, मैंने अपने परिवार से ये सीखा है। ये उसकी बेसिक वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स का मतलब है ये कंटिन्यूसली चलने वाली चीजें होती हैं, लगातार चलने वाली ये चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्वालिटीज वन चूजेस टू एम्बडी टू गाइड वन एक्शन एंड कंडक्ट, तो जो वैल्यूज होते हैं उसके आधार पर जो व्यक्ति होता है ना, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। यहाँ पर मरियम वेबस्टर ने डिफाइन किया है एथिक्स को, कि एथिक्स का मतलब होता है डिसिप्लिन डीलिंग विद द गुड एंड बैड, कि भाई क्या गलत है क्या सही है, मोरल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, कैसे कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, और मोरल इश्यूज का जो सेट होता है, क्या सही चीज है, सच्चाई है, उसको यहाँ पर डिफाइन किया है मरियम वेबस्टर ने। अगला अगर मैं बात करूं एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज में, तो जो बिजनेस वैल्यूज होती है ना, वो इनफॉर्मल टर्म होता है जो किसी भी व्यक्ति के कोर प्रिंसिपल, उसके जो बेसिक सिद्धांत होते हैं और स्टैंडर्ड होता है ना, उनको गाइड करता है कि जो बिजनेस है वो कैसे किया जाना चाहिए। दे सम अप व्हाट योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर, आपका बिजनेस किस चीज के लिए है ये आपको बताता है। दे आर द कोर वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिराइव हाउ एंड वाई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्शन। तो ये क्या करता है, ये कोर वैल्यूज होती हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और डिराइव करते हैं कैसे और क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्शन होगा वो क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, बिजनेस प्लान स्ट्रेटेजी कैसे चेंज हो सकती है, तो कोर वैल्यू जो आपके बिजनेस की हैं वो आपकी सेम रहेंगी। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि हमें यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो वैल्यूज होती हैं वो क्या हेल्प करती हैं, किसी भी पर्सन की या बिजनेस की जो वैल्यूज होती है ना, उसकी बेसिस पर हम बिजनेस को ग्रो करते हैं, और ये विदाउट लूजिंग द फोकस, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज को फोकस करते हुए हमारे बिजनेस को ग्रो करना वैल्यूज होती है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल जो गाइड करते हैं बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि जो व्यापार बिजनेस का पूरा वर्ल्ड है, इसमें हमारे प्रिंसिपल्स क्या होंगे, कि हमारे जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इंटरेस्ट ग्रुप, लीगल सिस्टम और इवन द कम्युनिटी ऑफन डिटरमाइन एक स्पेसिफिक एक्शन क्या होता है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल होता है। राइट, ऑल दो ये जो ग्रुप ऑफ जो होते हैं ना, नॉट नेसेसरीली राइट, जरूरी नहीं कि ग्रुप जो हमेशा सही हो। इनका जजमेंट इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को। सोसाइटी के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, कि ये जजमेंट करते हैं कि जो सोसाइटी में हम किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे या जज उसका जो होगा रिजेक्शन होगा कैसे होगा। तो ये हम हमारी बिजनेस एथिक्स या फिर हमारी वैल्यूज के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। अब बेसिकली अगर बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज को हम डिफ्रेंशिएट करें तो दोनों में अंतर क्या होता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है कि हम कैसे काम करेंगे और जो हमारे क्वेश्चन है मोरालिटी के उनको हम कैसे फोकस करें। बिजनेस वैल्यूज जो होती हैं ये रेफर करता है प्रिंसिपल्स एंड आइडियल विच हेल्प इन मेकिंग जजमेंट अब व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। मोरल प्रिंसिपल सिस्टम इसमें आएंगे, यहाँ पर इंड्यूस थिंकिंग, हम सोच हमारी सोच क्या है, क्या मोरली करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है उस सिचुएशन में, इसको डिफाइन करता है। हमें क्या अचीव करना है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ये बिजनेस वैल्यूज डिफाइन करती है। इंडिकेट की बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ वंस ऑप्शन, कि किसी के पास में सही और गलत का क्या ऑप्शन है। और अगला होता है लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, कि आपके सोचने समझने का जो लेवल है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में बिजनेस एथिक्स के साथ में मिथ और रियलिटी चलते हैं। मिथ का मतलब होता है पूर्वानुमान या हम मान्यता बोलते हैं कि ये मान करके चल रहे हैं कि ये चीजें हैं। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं कि सच्चाई क्या होती है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं बात करूं मिथ की,
पहला मिथ ये कहता है कि कॉमन मिथ है कि जो बिजनेस एथिक्स है ना वो मॉडिफाई करता है लोगों के बिहेवियर को और दे सीजेस टू बी व्हाट दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग रियलाइजेशन ऑफ देयर फुल पोटेंशियल। और रियलिटी में ये बताता है कि बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि आप कैसे वैल्यूज को मैनेज कर रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है उसको कैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर रहे हैं। डाइवर्जेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, ये रियलिटी में कहा जाता है। दूसरा मिथ ये कहता है, जो सेकंड मिथ है वो ये कहता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिलीव करते हैं कि पीपल आर ऑलरेडी एथिकल एंड डू नॉट नीड टू बी ट्रेन। दूसरा मिथ ये कहता है कि जो लोग हैं ना वो ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको ये नहीं बताना है कि एथिकल चीजें क्या होती हैं, क्या गलत है क्या सही है, नहीं। रियलिटी ये कहती है कि जब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमा में फंसते हैं ना, कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमा का मतलब होता है ऐसी कंडीशन में जब हमें एथिकली समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। तो जो मैनेजर्स होते हैं ना ऑफन फाइंड इट हार्ड टू रिजॉल्व देम। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इसे रिजॉल्व करने में परेशान होते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल चैलेंजेस जो होते हैं वो इक्वली लॉजिकल होते हैं कि हमें किस चीज को कैसे नेविगेट करें, हमारे ग्रे एरियाज को जो हमारे लूज एरियाज हैं। तीसरा मिथ कहता है कि सम डिनाइज कि जो बिजनेस एथिक्स है ना वो डिटरमाइन करता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर जो होती हैं वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं। और ये कहता है कि ये फैड होते चले जाते हैं। दिस व्यू आर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर की कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग होगी। रियलिटी की बात करें तो बिजनेस एथिक्स हैज अ लॉट टू डू विद डेली ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एथिक्स जो होते हैं उनमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगली बात करें, जो हमारा फोर्थ मिथ होता है वो ये कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नोबल नहीं होता बिजनेस के लिए। ठीक है, ये कंसीडर करता है ओनली अफर्मिंग कि क्या ऑलरेडी हम जानते हैं या नेचुरली क्या हम हमारी इच्छाएं हैं। दिस व्यूज इग्नोर्स दैट बिजनेस एथिक्स सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। और जब भी कभी हमारा एथिक्स का एब्सेंस होता है, कमी होती है किसकी, वैल्यूज की और एथिक्स की, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो यहाँ पर एंश्योर नहीं कर सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन ना हो। पांचवा मिथ कहता है कि जो बिजनेस एथिक्स होते हैं ना वो ऑल अबाउट द गुड गाइज। जो भी गुड गाइज होते हैं ना, sermonizing the bad guys in a general perception, good managers might make wrong decisions। तो गुड मैनेजर जो होते हैं हो सकता है कि वो यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन ले लें इन अ सिनेरियो फुल ऑफ द स्केप्टिसिज्म एंड एप्रीहेंशंस। एथिकल कल्चर जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल वर्कर्स टुगेदर एंड हेल्प एवरीवन। सभी को हेल्प करेगा कि कैसे आप एथिकल कोर्स ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एथिकल डिलेमा, राइट। सिक्स्थ मिथ जो होता है ना वो ये कहता है कि एथिक्स को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे मिथ से। तो ये जैसे कि एथिक्स को मैनेज नहीं किया जा सकता, एक दूसरा मिथ है। रियलिटी में हम मिथ्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एथिक्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इनडायरेक्टली। बिजनेस एथिक्स आर डीम्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस एथिक्स जो है वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी और बिजनेस एथिक्स आपका क्या होता है, अलग होता है, राइट। अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन, प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस क्या बोलती हैं। एडम स्मिथ के हिसाब से जो भी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर और इंडस्ट्री दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, ताकि उन दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट मिलता रहे। एथिक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स, लैंडर्स और कस्टमर भी होते हैं। एथिक्स जो हमारे बिजनेस में होगा उसमें हम कवर करेंगे इंटर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप को, कि जो भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके आपस में कैसे संबंध है, और जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी का पार्ट होता है और ये हमारे डेली लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, डेली एवरीडे ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट एंड estrange itself from the principle of good and bad in society। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना ये अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी से, और उनके इम्पैक्ट गुड और बैड सोसाइटी पर पड़ रहा होता है। एथिक्स में हम कवर करते हैं हर दिन अलग अलग एस्पेक्ट की बिजनेस में किस तरीके से हम एथिक्स को, डिसीजन मेकिंग को
यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशनल एक्टिविटीज। इसमें हम आज पीपीबी का यूनिट नंबर 52 मॉड्यूल डी एथिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल को कवर अप करने वाले हैं। अब इसमें 3-4 चीजें हैं, जैसे कि एक होता है वैल्यूज, एक होता है नॉर्म और एक होता है बिलीफ। इसमें सबसे पहले बात करूं वैल्यूज। वैल्यूज को हम बोलते हैं मूल्य। क्या बोलते हैं? मूल्य। वैल्यूज एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, ये आपके अंदर जो वैल्यूज हैं उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये इंटरनलाइज स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल होते हैं। इंटरनलाइज का मतलब है ये किसी भी व्यक्ति के आंतरिक होते हैं, कि उसके दिमाग में, उसकी थॉट प्रोसेस में, उसकी सोचने समझने की क्षमता में वो किन चीजों को वैल्यूज करता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते पे, 10 रुपए का नोट पड़ा मिल गया, आपने देखा कि उसको उठाया। अब दो तरीके के लोग होंगे। एक पर्सन होगा जो पहले नोट को उठाएगा और फिर चारों तरफ देखेगा, जाकर के किसी से पूछेगा भी यार ये पड़ा मिला किसी का, ये वो। एक होगा जो पहले चारों तरफ देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा और उठा करके रख लेगा। तो ये होती हैं आपकी वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज होती है ना, ये इंटरनलाइज्ड होती हैं और ये आपके सिद्धांत होते हैं जिससे आप अपने जीवन को जीने का तरीका या उसे इवेल्युएट करते हैं। तो ये जो वैल्यूज होती हैं इन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ डिजायरेबल, कि आपकी चाहत क्या होती है, और डिजायरेबल फॉर ऑल नॉट जस्ट फॉर द सेलेक्टेड, सबके लिए आपका सोच समझ क्षमता क्या होती है वो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो होते हैं वो रिलेटिवली फ्यू कम होते हैं। ये प्रभावित करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इवैल्यूएशन को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को जो एनकाउंटर कर रहा है हर दिन की लाइफ में। वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल जजमेंट अबाउट द गुड, राइट एंड डिजायरेबल। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें, वैल्यू जो होती हैं वो डिराइव होती हैं मोरल प्रिंसिपल से और इंडिविजुअल के जजमेंट से आती हैं कि क्या सही है और क्या उसे करना चाहिए, क्या उसके द्वारा किया जाना चाहिए। द ट्रू वैल्यूज मस्ट हैव द यूनिवर्सल कमांड एंड एक्सेप्टेबिलिटी। अब जो ट्रू वैल्यूज होती है ना वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सभी जगह पर सेम होंगी और उनकी कमांड और एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है ना वो सबके लिए यूनिवर्सल होगी। ठीक है। वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड, और ये जो आपके कोर वैल्यू, आपके अंदर जो सोचने समझने की क्षमता जो आपने सीखा है, आपने अपने बचपन से लेकर के, आपने अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से, टीचर से, सोसाइटी से, जो पैदा होते के बाद से आपने जो चीजें सीखी हैं वही सारी चीजें आपके वैल्यूज में दिखाई देती हैं कि आपके जीवन के मूल्य क्या हैं। वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्म्स इन आवर सोसाइटीज। हमारी जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहां पर क्या चीजें चल रही हैं उससे निकल करके, धर्म से और कल्चर, मतलब आपकी समाज, आपके धर्म और आपके जो संस्कृति होती है, इनके आधार पर एक व्यक्ति जब अपने आप को बचपन से लेके जब बड़ा कर रहा होता है, वहां ये आसपास चीजें देखता है, सीखता है और उससे वो अपनी वैल्यूज को डिसाइड करता है। और ये कंटिन्यूस मेथड है जहां पर आप चीजों को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हमारे जो इंडिविजुअल परसेप्शंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एटीट्यूड को और गाइड करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए। वट एवर वी थिंक, हम कुछ भी सोचते हैं, एंड एक्ट इन द सिंक्रोनाइजेशन विद आर वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज आर बिलीव्स दैट पीपल यूज टू गिव मीनिंग टू देयर लाइफ, कि हम हमारे जीवन में क्या महत्व देते हैं, किन चीजों को महत्व देते हैं, वहां से ये निकल करके आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो हमारी वैल्यूज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। पहला, वैल्यू जो होती है वो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी क्या है? मोरालिटी का मतलब होता है क्या चीज है, नैतिकता रूप से नैतिक चीजें क्या होती हैं या नैतिकता क्या है। ठीक है, सही और गलत में सही क्या है। वैल्यूज बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं होती हैं, ठीक है, ये सेलेक्टिव होंगी। वैल्यू आउटडू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सिचुएशन और पर्सन, कि हमारा, कि किसी भी कंडीशन में मैं किसी भी चीज को सोच करके निर्णय ले पा रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, ये वैल्यूज के आधार पर डिसाइड करेगा। वैल्यूज जो होती हैं रिलेटिवली परपेचुअल होती हैं और रेजिलियंट टू चेंज होती हैं ना, आसानी से चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये फिक्स होती है। बचपन से लेके मैंने अभी तक ये सीखा कि ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, और अगर इसको चेंज करना है तो चेंज होने में बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लगता है। वैल्यूज आर एट द कोर ऑफ द पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी के अंदर कोर होता है। स्टीयरिंग डिसीजंस एंड एक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट करता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होना चाहिए। वैल्यूज हैव कंटेंट अलोंग विद स्ट्रेंथ एंड डिस्टिंक्टिव फीचर दैट मेक ईच इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव। वैल्यू को जो होता है उसमें कंटेंट होता है, स्ट्रेंथ क्या होगी और डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, जो हर एक व्यक्ति को अलग अलग, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए जो उसकी पर्सनालिटीज में जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग ही होती हैं। वैल्यूज को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
एक होती है आपकी टर्मिनल वैल्यू और दूसरा होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इज एन अल्टीमेट गोल विच वी डिजायर टू अचीव इन आवर लाइफ टाइम। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है कि मैं आज ये सोच करके बैठा हूं कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में, पूरे लाइफ टाइम में किन चीजों को अचीव करना है, मेरे लिए वो गोल्स क्या है जो मेरे डिजायरेबल गोल्स हैं जिनको मुझे पूरा करना है। और ये बिलीफ होता है कि स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन बर्थ स्ट्राइविंग फॉर द अटेनिंग, की उस गोल को मैं कैसे अचीव कर लूं, उसके लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू का मतलब होता है कि ये टूल होता है जिसके थ्रू हम हमारी टर्मिनल वैल्यूज को एक्वायर करते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज वो होती हैं जो सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहा जाए कि मोड्स ऑफ बिहेवियर, दीज आर दी कोर वैल्यूज एंड परमानेंट इन नेचर। ये क्या होती हैं? कोर वैल्यू होती हैं और ये हमारे नेचर में परमानेंट होती है कि भाई सबके अंदर जो चीज रहेगी वो यही रहेगी आपकी कोर वैल्यू। अगला आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब हम सेट ऑफ रूल्स या रेगुलेशंस को हम नॉर्म्स बोल सकते हैं। नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉपर बिहेवियर, कि आप क्या आपका जो बिहेवियर प्रॉपर बिहेवियर होगा किस तरीके का हो सकता है, उसको यहाँ पर उससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके बारे में ये बताता है। राइट तो ये क्या करता है? ये बताता है कि हमारे जो गोल्स होंगे वो क्या होता है, स्टैंडर्ड है, रूल्स और रेगुलेशन का एक सेटअप है। नॉर्म्स आर दी वे कि कोई भी इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है ऑल द पीपल टू एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, कि किस सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस तरीके से उसको रिएक्ट करना चाहिए। दे आर इनकंसिस्टेंट बट ये यूनिवर्सल होते हैं। नॉर्म्स आर नॉट पब्लिसाइज बट मे ओबेड एंड कैन नॉट बी मेड ऑब्लिगेटरी एक्सेप्ट सैंक्शन, जैसे पेनाल्टी है, कंडेमनेशन है, एक्सक्लूजन है। इन चीजों को अगर छोड़ भी दें तो ऐसे नॉर्म्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं और जरूरी नहीं है कि इनको पब्लिसाइज किया जाए या ऑब्लिगेटरी हो कि नहीं भाई आपको तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो मत मानिए। नॉर्म्स इनफॉर्मल गाइडलाइंस होती है कि आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस हैं वो कैसे नॉर्मल होंगे। ठीक है। सोशल बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटल यूनिट में कैसे हो सकता है, सही गलत, करेक्ट मतलब होता है सही, इनकरेक्ट मतलब गलत, के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ये की रोल प्ले करते हैं सोशल कंट्रोल, सोशल हार्मनी में। इवन दो नॉर्म्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हर एस्पेक्ट को हमारी लाइफ के। वी आर मैनी अ टाइम अनवेयर ऑफ इट, हमें पता ही नहीं होता, बहुत सारे टाइम में हमें इनकी बारे में जानकारी नहीं होती। बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है भरोसा, कि मैं किसी चीज को मान करके चल रहा हूँ कि भाई ये तो मेरा बिलीफ है और मैं इसमें अडिग हूँ। बिलीफ वो थॉट कंसीडर्स होता है कि ट्रू बाय अ पर्सन, कि अ बिलीफ इज सम थॉट जो कंसीडर किया जाएगा कि वो सही है किसी व्यक्ति के द्वारा। बिलीफ कुड अराइजेज आउट ऑफ सम सर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, प्रोबेबल कुछ इवेंट्स, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज उसकी लाइफ में घटे होंगे, कुछ फेथ होगा, उसके आधार पर उसने इस चीज को डिसाइड किया होगा। Beliefs in the ethical code of the organization are standard of thoughts. Beliefs are basic to our understanding of wide range of phenomena, कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वाइड रेंज में, कि बहुत बड़े लेवल पर हम किस तरीके से सोचते हैं। दूसरा ये की कॉन्स्टिट्यूट होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी और आपके सेंसेस जो होते हैं उनको इंडिविजुअलिटी देता है, कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है बिलीफ, बिल्कुल होता है। आर एक्सप्रेशंस ऑफ बिलीफ often define us to others and our internal reaction to others are based on our beliefs and perception। हमारा जो इंटरनल रिएक्शन होता है ना दूसरों के लिए, वो बेस्ड होगा बिलीव्स और परसेप्शंस के बेसिस पर। अब हम बात करें नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज, इनको हम मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे। कोई भी कॉरपोरेट कल्चर का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स और नॉर्म्स को, कि कैसे हम हमारे बीच में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक शेयर्ड एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के कैसे इसे रिजॉल्व करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो होता है एथिकल कल्चर। एथिकल कल्चर का मतलब होता है एथिकल प्रिंसिपल्स, जो आपके नैतिक नैतिक सिद्धांत होते हैं, उन नैतिक सिद्धांतों का पालन आपकी संस्था में किस तरीके से किया जाता है। इनकॉर्पोरेटिंग द कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑन एथिक्स एंड व्यूज द मैनेजमेंट लीडरशिप, कि हमारे जो एथिकल इश्यूज हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ये क्या करता है, सॉरी, जो एथिकल कल्चर होता है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ये एग्जिबिट करता है
इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स कोवर्कर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएथिकल बिहेवियर। अगर मान लीजिए कोवर्कर्स के पास में अब देखा कि भाई एथिकल कल्चर है तो वो कहेंगे सही है, अच्छा काम करना चाहिए, सही करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो अनएथिकल अपॉर्चुनिटीज के लिए उनके पास में क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज होंगी अनएथिकल बिहेवियर के लिए। एथिकल कल्चर फॉर्म है, ये एक पार्ट होता है हमारे कॉर्पोरेट कल्चर का, जो आपको हेल्प आउट करता है ये कैसे आप एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और शुड डेवलप एंड प्रमोट एथिकल वैल्यूज टू एनहेंस एम्प्लॉयज कमिटमेंट टू द enterprise and their sense that they fit into the organization। 53rd यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉइज मॉड्यूल डी यूनिट नंबर 53 है। अब एथिकल डायमेंशन का मतलब क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, जैसे एब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। यदि कोई व्यक्ति अपनी ऑफिशियल पोजीशन का गलत उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, वो इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी डेटा, ब्राइब वगैरह इन चीजों को। तो यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना बैंक के, उनको जरूरी होता है कि वो फॉलो करें जितने भी कोड, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं बैंक के द्वारा। और एब्यूज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन, अगर वो कर रहा है या फिर वो कोई फायदा प्रोवाइड अपने दोस्तों मित्रों को, कोई अनलॉफुल बोल सकते हैं, कोई प्रॉफिट पहुंचा रहा है फैमिली मेंबर्स को या फिर फ्रेंड्स को, या उसका कोई दूसरा मोटिव ऐसा है जो सेल्फिश मोटिव है और अनएथिकल है, तो उसे हम यहाँ पर वायलेशन मानते हैं ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बैंक। जैसे कि अब्यूज ऑफ पावर्स का मतलब क्या हो सकता है, अब्यूज ऑफ द पावर्स का मतलब हो सकता है कि कोई बैंक एम्प्लॉय जाता है पर्सनल ट्रैवल पर और रीइंबर्समेंट लगा देता है, और रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस ऑफिशियल ट्रैवल के नाम पे लगाता है, जबकि घूमने गया वो पर्सनल ट्रैवल पे। दूसरा था शोइंग प्रेफरेंस टू द कस्टमर्स बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू द एम्प्लॉय। जैसे कि वो क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा कि भाई कस्टमर्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये रिलेटिव हैं, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिले। इसके अलावा यूज ऑफ ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, जैसे पर्सनल आपको गाड़ी मिली ऑफिस से, अब आप उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, फैमिली मेंबर्स उससे घूम रहे हैं। फॉल्स क्लेम बियॉन्ड द फिक्स परक्यूसाइड, जो आपको मिलता है उसके अलावा भी यदि आप कोई फॉल्स क्लेम करते हैं, वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, आपके अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पावर्स। अगला इसमें आता है इनसाइडर ट्रेडिंग। सर ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि यदि कोई कंपनी के शेयर्स को या सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है ऑन द बेसिस की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद उस पर उसको बेचा और खरीदा जा रहा है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयज ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विच इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक अमाउंट्स टू इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे एम्प्लॉयज ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई ऐसी इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि मार्केट में पब्लिक डोमेन में है ही नहीं। जैसे कि स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ लार्ज कंपनी इज गोइंग टू बिकम एन एनपीए, नॉट अनाउंस्ड ऑफिशियली, बट एम्प्लॉय को ये पता है कि उस कंपनी के जो शेयर से मैंने रख रखे हैं स्टॉक, उसको बेच दूं, नहीं तो आगे चल के कंपनी एनपीए होने वाली है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। सो डीलिंग इन द स्टॉक ऑफ द बैंक वर वन इज एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन निकाल करके लोगों को देना, और उसके आधार पर शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स की शेयरिंग, सेल और परचेज कराना, इनसाइडर ट्रेडिंग। SEBI has issued insider trading rules which also include provisions regarding consequences of violation of the rule and declaration to be made by the employees on the quarterly basis। SEBI क्या करता है, SEBI इशू करता है इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स, ठीक है, जो कि इंक्लूड करते हैं सब प्रोविजंस हैं, जैसे कि वायलेशन क्या होगा तो उस केस में क्या करेंगे, और एम्प्लॉयज के जो डिक्लेरेशन है वो टाइम टू टाइम लेते रहें ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा ना हो। अब प्रोप्रिएटरी डेटा का मतलब क्या होता है, उसके साथ कैसे डील करेंगे, तो ये जो प्रोप्रिएटरी डेटा होता है इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, उससे संबंधित जो डेटा है, और जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं किसी भी कंपनी के। सर ये ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, जैसे आपने देखा दो कंपनीज के बीच में कोई टाई अप हो रहा है, उसे हम ट्रेड सीक्रेट्स मान लेते हैं। All the employees are expected to keep confidentiality of the data relating to the all stakeholders, customers, vendors, promoters, investors and others who are associated with the bank। जितने भी employees है ना, ये expected to keep, उनको ये मान करके चलते हैं हम कि जितने भी employees है ना, जो भी डेटा आपके पास में ना, उसको आप confidential रखोगे, चाहे वो आपके stakeholders, आपके कंपनी के मेंबर्स का हो, कस्टमर का हो, वेंडर का हो, प्रमोटर्स का हो या इन्वेस्टर्स का हो, ठीक है। की स्ट्रेटेजीज होती हैं जो सेंसिटिव डेटा को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है एंड उन्हें रिवील नहीं करना होता है किसी भी कॉम्पिटिटर्स के सामने,
किसी भी अनफेयर मीन्स के लिए, राइट। ब्राइब का मतलब तो सीधा सीधा होता है घूसखोरी। मतलब यदि ब्राइब की हम बात कर रहे हैं, पेइंग मनी और गिफ्ट टू अ पर्सन विद अ मोटिव टू गेटिंग सम फेवर डन। ब्राइब का मतलब क्या होता है, हम किसी व्यक्ति को कोई पैसा देते हैं, बदले में वो हमारे लिए कोई फेवर करे, हो सकता है वो आउट ऑफ द वे फेवर हो। बैंक एम्प्लॉयज कंडक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के ऑपरेशन, जैसे कि क्रेडिट अप्रेजल है, लोन डिसबर्समेंट है, मॉनिटरिंग है, रिकवरी है, मार्केटिंग है, बैंक प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, एलिमेंट्री ऑफ ब्राइबरी उसमें दिखाई जा सकती है। सिमिलरली बैंक एम्प्लॉय डील करते हैं बहुत सारी एजेंसीज के साथ में ऑफिशियल पर्पस के लिए। कोई भी एक्ट जिसमें उनको फेवर देना है, तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं ब्राइब्स टू द कंसर्न ऑफिशियल इन ऑफेंस रिलेटेड टू द ब्राइबरी कंसीडर होगा। टेकिंग, घूस देना और लेना दोनों ही अनलॉफुल एक्टिविटी है एंड पनिशेबल कंसीडरेबल है। ऑब्लिगेशन टू द थर्ड पार्टीज क्या होता है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है तीसरे व्यक्ति थर्ड पार्टी के प्रति। जब भी कभी बैंक आउटसोर्स करता है अपने फंक्शंस को किसी थर्ड पार्टी के साथ में, अपनी चीजों को कराना चाहता है, तो इट नीड्स टू हैव अ एक क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें हर एक तरीके की टर्म्स एंड कंडीशंस हो, स्पेशली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट जिसे हम SLA बोलते हैं, हैव टू बी डिफाइंड minutely and ensure that the third party does not cause any inconvenience to the customer। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उसे यहाँ पर डिफाइन करना चाहिए मिनटली, और एंश्योर करना चाहिए कि जो थर्ड पार्टी है उसे किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी कस्टमर को उस थर्ड पार्टी के कारण। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिमिनेशन। जॉब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जॉब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना जॉब में। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है डिफरेंशिएटिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस। धर्म, जाति, महिला पुरुष और कलर के आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव करना, राइट। ये कहां से होगा, जब वो जॉब में एंटर कर रहा है वहां से लेके वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन, हर जगह उसके साथ में क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसके लिए हमें ऐसे लेट डाउन, ऐसे रूल्स बना करके रखने चाहिए जो किसी भी तरीके के भेदभाव को हटाने वाले हो, नो डिस्क्रिमिनेशन हो एम्प्लॉयज के बीच में। तो प्रॉपर HR प्रैक्टिसेस चाहिए ताकि इंटरपर्सनल बिहेवियर्स को यहाँ पर चेक किया जा सके टाइम टू टाइम। आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यूनिट का नाम है वर्क एथिक्स एंड द वर्क प्लेस, कि हमारा जो जहाँ पर हमारी वर्क प्लेस होती है वहां पर हम वर्क एथिक्स को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है। तो वर्क एथिक्स होता क्या है, समथिंग बिगर देन द सेल्फ होता है। वर्क एथिक्स की अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि इट इज टफ टू आइडेंटिफाई, हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुछ हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वर्क एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वर्क एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि सभी जगह पर बिल्कुल एक जैसा चलेगा, तो ये पूरे के पूरे जो एक्शंस होते हैं वो पूरी कंट्री में एक जैसे होंगे, पूरे रीजन्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट हर जगह एक जैसे होंगे, ये जरूरी नहीं है। देयर इज अ सब्सटेंशियली कॉमन एग्रीमेंट्स ऑन दिस रेस्पेक्ट। वन कैन अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज वर्क एथिक्स बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालिसिस। हम पता कैसे चलेगा कि जो हमारा एम्प्लॉय है वर्क एथिक्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे, देखेंगे कि उसका जो जॉब है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे फुलफिल कर रहा है, वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एंगेज्ड है, और उसके सबॉर्डिनेट सुपरवाइजर्स के साथ में उसका कैसा बिहेवियर है, उसकी वैल्यूज क्या है जब वो टास्क पूरा करता है, कम्युनिकेट क्या करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को। ये सारी चीजें जो होती है इनको हम ध्यान में रख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चीजें फॉलो हो रही है या नहीं। एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से मिलेगा आपको एग्जाम में, समथिंग बिगर देन द सेल्फ। एक हायरार्की बनाई गई है ह्यूमन बीइंग के लिए कि आपकी जो जीवन का, अब बोलते हैं ना पर्पस ऑफ द लाइफ, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। सो पर्पस ऑफ वंस लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो हायरार्की कैन बी एज अंडर, सबसे पहले आप देखोगे अपने आप को सेल्फ, फिर होगी आपकी फैमिली, फिर आएगी आपकी कम्युनिटी, फिर आएगा आपका धर्म, फिर आएगी आपका समाज, और फिर ग्लोबल कॉज आएगा। तो जब हम सबसे पहले देखते हैं किसी भी चीज में, तो हायरार्की में सबसे पहले होता है व्यक्ति खुद, राइट। कौन होगा, खुद व्यक्ति इसके अंडर होता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि किसी भी इंडिविजुअल की बात की जाए, समथिंग देन द बिगर की हम बात करेंगे, राइट। सो समथिंग देन द बिगर की बात होगी, सेल्फ, सेल्फ के बाद आएगी आपकी फैमिली, फैमिली के बाद में कम्युनिटी, फिर धर्म, सोसाइटी, ग्लोबल कॉज। सेल्फ का मतलब होता है इंडिविजुअल जो खुद होता है ना, वो जनरली बिजी होता है कि अपने पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट को कैसे पूरा कर ले,
और वो लगातार अपने गोल्स जैसे ये सैलरी, एसेट्स, प्रमोशन, तो इन एक्टिविटीज में ही पार्ट लेता रहता है अपने, और करते करते अपनी लाइफ को एंड कर देता है। फैमिली बहुत ही जो मेंबर होते हैं कोर फैमिली, जैसे स्पाउस है, सन है, डॉटर है, उनकी एडुकेशन, हेल्थ, अपब्रिंगिंग, कैसे उनको बड़ा करना है, ये ज्यादातर टाइम किसी व्यक्ति की लाइफ का इसमें भी निकल जाता है। तो सेटलमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग आफ्टर एजुकेशन, मैरिज, ये उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। देन इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है अगला आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है यहाँ पर समाज, सॉरी कम्युनिटी का मतलब हुआ समुदाय। समुदाय की बात करें तो समुदाय वो होता है जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके बीच में हम रह रहे होते हैं। तीसरा होता है रिलीजन, जैसे हम बोलते हैं धर्म, तो वो दोज पर्सन हु हैव फेथ इन एनी रिलीजन रेंडर सम फ्री सर्विसेज इन द प्लेस ऑफ वर्शिप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धर्म पर भरोसा होता है, फेथ होता है, वो अपने रिलीजियस प्लेसेस में कुछ ना कुछ काम, फ्री सर्विसेज कर रहे होते हैं, राइट। और फिर आती है सोसाइटी, जो हमारा समाज है, ठीक है। ये डील करता है अंडर प्रिविलेज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली रिटायर्ड और बैकवर्ड मेंबर्स के साथ में, रूरल पॉवर्टी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, विमेन ऑपरेशंस वगैरह के साथ में। अगला होता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ग्लोबल कॉज। अब मैं अगर ग्लोबल कॉज की बात करूं तो ग्लोबल कॉज में क्या होगा, बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ग्लोबल परव्यू क्या होगा, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी, ग्लोबल कॉज में। तो जब हायरार्की की बात की जाती है तो ऑलवेज द सेल्फ, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, सोसाइटी एंड ग्लोबल कॉज को हम इस तरीके से बात करते हैं, राइट। अगला देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, कि जो बिहेवियर होता है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो एथिकल बिहेवियर होगा एट द वर्क प्लेस, अगर वो वर्क प्लेस पर उसका बिहेवियर एथिकल है तो उसका बेनिफिट, उसका फायदा क्या होता है। एक्शंस आर वारंटेड एंड आर अप्रिशिएटेड नॉट जस्ट बाय द इंटरनल मैनेजमेंट एंड कुलीग्स बट इवन बाय एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कैन बी कंसिडर्ड एज एथिकल बिहेवियर। अगर हम बात करें हर एम्प्लॉय की, तो ईच एम्प्लॉय रेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन और टेंडर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ये रियलाइज करता है कि उसके एक्शंस क्या होंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड मच टाइम, किसी को भी ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है अबाउट एथिकली या एथिकलिटी ऑफ रूटीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांजेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड, कि आपका जो बिहेवियर है, आप देख रहे हैं, हम उससे समझ आ जाता है कि आपका जो बिहेवियर है वो एथिकल है या नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे रूटीन होता है ट्रांजैक्शंस का टू बी अंडरटेकन, और सर्टेन पैक्यूलायर की अगर बात करें तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग बताते हैं एथिक्स के साथ में, कि भाई आप अगर डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, एथिकल थिंकिंग आपकी है, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अब हमें रिकॉग्नाइज करना कि एथिकल वर्क प्लेस किसको कंसिडर करोगे, कोई भी जगह एथिकल है या नहीं है। तो एथिकल वर्क प्लेस कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली, कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन वहां होगा, वो देख करके बता सकता है कि वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज को, फिलोसफी को, लॉ को, कम्युनिकेशन को देख के हम बता सकते हैं कि भाई आपका जो वर्क प्लेस है वो एथिकल है या नहीं। जैसे रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना, चाहे वो किसी भी तरीके का कस्टमर हो। तो जो भी अब जो हमारे फ्रंट ऑफिस पर्सनल्स होते हैं वो सभी कस्टमर्स का सम्मान करें। एम्प्लॉयज अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस एंड क्विक एंड टू द पॉइंट क्लियर आंसर टू द क्वेरीज। एम्प्लॉयज अवेयरनेस जो होगा बिजनेस प्रोसेस में, क्विक एंड टू द पॉइंट क्लियर आंसर टू द क्वेरीज होना चाहिए, ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर आंसर हो जाए। करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें कस्टमर को बैंक के प्रोडक्ट और प्रैक्टिसेस के बारे में। एक्सेप्टेबल बॉडी लैंग्वेज हो, ताकि कस्टमर को लगे कि नहीं भाई हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया, सही व्यवहार है। हाई डिग्री ऑफ एनर्जी लेवल, कमिटमेंट टू वर्क, हाँ भाई हम अगर काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इस चीज में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प द कस्टमर, कन्फाइनिंग टू वर्क रिलेटेड टॉक एंड अवॉइडिंग अदर मैटर नॉट रिलेटिंग टू द वर्क डायरेक्टली। दूसरा, कन्फाइन करना वर्क रिलेटेड टॉक को, कि अवॉइड करें हम दूसरे मैटर्स को जो कि वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिंट्स देना कस्टमर को, कि आप बाहर मिलिए वर्क प्लेस के कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। वहां अगर नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, गिफ्ट्स, फेवर्स, चाहे वो किसी भी अमाउंट के हो, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। फेयर और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है को एम्प्लॉयज के साथ में, और पर्सन एंड डिफेंडिंग द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर ये है, ये सब चीजें वहां पर दिख रही हैं, तो वो प्लेस जो होती है वो एथिकल वर्क प्लेस कहलाएगी। यूनिट नंबर 55, जो कि मॉड्यूल डी का लास्ट यूनिट है, बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनामिक्स।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। चेंजिंग डायनामिक्स का मतलब होता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे एथिक्स में भी हमें कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है। एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारी नैतिकता है वो तकनीक के साथ साथ कैसे पैरेलल चलती है उसको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे बैंकिंग में क्या रोल होता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर जो है ना वो क्या करता है, उसने ये देखे हैं बहुत सारे चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस भी हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया यूज ऑफ आईटी, इनफैक्ट आईटी ने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ा दिया। नाउ अब हमें ये देखना है, इट इज नो मैटर ऑफ चॉइस बट द मैटर ऑफ कंपल्शन कि भाई बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को ही या टेक्नोलॉजी के साथ चल के ही काम करना पड़ेगा, तभी वो अपना क्या कर पाएंगे, सर्वाइवल कर पाएंगे, राइट, यही होगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टेक्नोलॉजी को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में हाईली एजुकेटेड एंड टेक से भी अर्बन इंडियंस हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, तकनीक को जानने वाले और हाईली एजुकेटेड बैंक इंडियंस हैं। और टेक्नोलॉजी फैमिलियर, नॉट सो टेक्नोलॉजी फैमिलियर सेमी अर्बन और रूरल इंडियंस भी हैं। बैंक के पास तो हर तरीके का कस्टमर है। सो ऑलमोस्ट ऑल बैंक कस्टमर्स टुडे आर ओपन टू टेकिंग द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो जितने सभी कस्टमर्स है ना, अगर सभी बैंक के कस्टमर्स है ना, वो ओपन है कि कैसे हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का फायदा लें। मर्जर्स ऑफ द बैंक, बैंक जो मर्ज हुए हैं तो उन्होंने ये देखा कि बड़े बड़े चैलेंजेस हैं अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क के, वो हमें देखने पड़े। इट हैज बीन यूज्ड इन टू एवेन्यूज इन बैंकिंग। बैंकिंग में दो बड़ी चीजें, पहला है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी और दूसरा है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर। क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर कहलाता है, राइट। अगली अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट कि भाई बीपीआर क्या, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारे बैंकिंग सिस्टम में सोफेस्टिकेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लेकर के आए कि कैसे नए नए प्रोडक्ट लाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो जो हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट करें। बेटर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल टेक्निक्स फॉर रिस्क कंट्रोल एंड हेल्प्स द फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ताकि वो जो अलग अलग जोग्राफिकल डिस्टेंस, अलग अलग जगह या डाइवर्सिफाइड मार्केट तक वो पहुंच पाए, राइट। वेट अ मिनट। राइट, तो इसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं ताकि वो क्या करें, जो जहां तक भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाई वहां तक उनको पहुंचा दें। और द काउंटर्स ऑफ थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ अ बैंक हैव चेंज। तीन चीजें बैंक में बड़ी चेंज हुई हैं। पहले एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असेट्स और मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। फर्दर देयर हैज बीन क्रूशियल यहाँ पर बियरिंग्स हैं जैसे कि एफिशिएंसी ऑफ मनी, कैपिटल एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं। अब हमारे जो एथिक्स होता है, जो नैतिकता है बैंक की, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है। हर दूसरे बिलियंस ऑफ द डेटा गेट्स कैप्चर्ड एंड ट्रांसमिट इन अ पब्लिक डोमेन। पूरी दुनिया में देखो ढेरों डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में है। कुछ डेटा ऐसा है जो एक्सेसिबल होता है सिर्फ कुछ ही ऑथराइज पर्सन के द्वारा, उसको हर आदमी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। कुछ डेटा कैप्चर किया जाता है बाय द बैंक एंड प्योर बैंकिंग रिलेटेड डेटा होता है, जो कि ओपनिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी है या रेंटल इनकम है, ये सारी चीजें। और दूसरा डेटा जो होता है वो होता है सर्विस से रिलेटेड, जैसे कि एयर टिकट बुकिंग, होटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फॉर विच द बैंक पेमेंट सर्विसेज आर यूज, जिसके लिए हम बैंक पेमेंट सर्विसेज को यूज करते हैं, राइट, यही होता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि बैंक जो होता है वो कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा और एक्सेस करेगा। कलेक्ट करने का मतलब है पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर अपने पास स्टोर करना, फिर उसको एक्सेस करना। कस्टमर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पर दे हैव अ प्राइमरी moral obligation to prevent data leaks and the data misuse. Customer must be assured that their data and the information are handled in secured and confidential manner for their trust and faith in the banking system. तो जो कस्टमर होता है ना वो एश्योर होता है कि उनका डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हैंडल किया जा रहा है सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंशियल मैनर में, ताकि वो सिक्योर भी और कॉन्फिडेंशियल भी है कि उसको कोई मिसयूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर यहाँ पे क्या करता है, ट्रस्ट करता है बैंकिंग सिस्टम पर। बैंक कस्टमर रिसीव करते हैं अनसॉलिसिटेड मार्केटिंग फोन कॉल्स के, मेरे पास अचानक से फोन कॉल आता है अलग अलग मार्केटिंग के लिए, अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइजेस से, रिसोर्ट ऑपरेटर्स, क्लब हाउसेस से।
ठीक। सो जो आईटी डिपार्टमेंट पर्सनल्स होते हैं ना, उनको ये मॉनिटर करना होता है और ये इंश्योर भी करना होता है कि वो किसी भी तरीके के बैंक के कस्टमर का डेटा किसी भी आउटसाइडर्स तक लीक ना होने पाए और ना ही उसे फॉरवर्ड किया जाए। पीरियडिकल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि हम इम्प्रेस कर सकें डेटा लीकेज को। अनएथिकल एंड गिल्टी एम्प्लॉयज जो होंगे वो डील कर सकें इसके साथ में, जो गिल्टी एम्प्लॉयज हैं उनको हम डील कर पाए इन प्रॉब्लम्स के साथ। तो दो टर्म होते हैं जैसे कि फिनटेक है और रेगटेक है, ये दोनों चीजें चलती। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड द रेगटेक का मतलब होता है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले से थे, टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे तो फिनटेक बन गए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लाइंस कराने के लिए, तो रेगटेक। फिनटेक रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी फैसिलिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस। फिनटेक क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करता है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों तक पहुंचा सके। रेगटेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट करती है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रियलाइजिंग द वैल्यू एडिशन इन अडॉप्टिंग एंड और अडॉप्टिंग वेरियस फिनटेक इनोवेशन, जैसे कि कोलाबोरेशन आर एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज रेवेन्यूज एंड टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशंस टू बेनिफिट द कस्टमर्स, राइट। अब बात आती है डेटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कस्टमर का डेटा है उसको सिक्योर रखना। और प्राइवेट का मतलब होता है लीक ना होने पाए, प्रिवेसी। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होते हैं उनमें रिस्क रिलेटेड होती है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी। एज टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक्टिविटीज हैं उन्हें आउटसोर्स किया जाता है फिनटेक कंपनीज के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकें, लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, राइट। अब जो हमारे बैंक को जरूरत होती है कि उनके पास में स्टाफ और पर्सनल्स हो बैंक के पास और फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर्स हो जो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी को प्रोवाइड कर सकें, अवेयरनेस एंड कैपेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, कंप्लाइंस एंड प्रिवेसी ऑफ द बैंक डेटा को मेंटेन कर सकें। डेटा प्रिवेसी रूल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी। ऑब्वियसली डेटा प्रिवेसी के रूल अलग अलग होंगे, हर बैंक का अलग होगा, ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी भी अलग अलग होगा। लेकिन हर बैंक को डेवलप करना होते हैं इंटरनल अवेयरनेस को बहुत स्ट्रांगली, ताकि जो डेटा प्रिवेसी है उसको हम मेंटेन करके रखें, लीकेज ना हो हमारे इंफॉर्मेशन की। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, पेटेंट और प्रॉपर्टी राइट्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ एन एसेट्स बाय एन इंडिविजुअल और एनीवन यूजिंग हिज और हर क्रिएटिविटी इनोवेशंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई चीज बनाई है, आविष्कार किया है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल है, एनी अनऑथराइज यूज ऑफ आईपी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि जो भी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर सकता है जो उस कंट्री के लॉ ऑफ लैंड में डिफाइंड होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आर्टिस्टिक वर्क है, सिंबल्स हैं, जैसे आपने कॉपीराइट करा लिया किसी चीज को, इनोवेटिव प्रोसेस है, मेथड्स हैं, इन सभी चीजों को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट में इन्वॉल्व करते हैं, राइट। अब जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होता है, इसे दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स के अंदर आता है आपका इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। कॉपीराइट दूसरा है। इसमें लिटरेरी वर्क होता है जो कि लिटरेचर का काम है, फिल्म है, म्यूजिक है, ये हो जाते हैं। राइट रिलेटेड टू कॉपीराइट, इसमें आता है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन द परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपके फोनोग्राफ्स है ना, प्रोड्यूसर जो भी यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, रेडियो टेलीविजन के प्रोग्राम होते हैं। और आईपीआर में आते हैं जैसे कि मैकेनिज्म होता है किसी चीज का, कि किसी ने कोई चीज को इनोवेशन किया है या फिर उसकी कोई मेथड्स वगैरह उसको कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं कर सकती है, राइट।